हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत मजे में होंगे और मजा आने वाला है आज इस वीडियो में। आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेके आया हूं मैं। और इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप जो लास्ट वीडियो लाइट की मैंने जो दी थी आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत देखा, मैंने देखा है, बहुत लोगों ने देखा, आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो उसी तरीके से ये भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है ये भी आज हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके सारे कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आराम से बैठिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए, सुनिए और जो चीज लिखने वाली है उसको नोट करिए। बस और कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया इस वीडियो से तो फिर आप लोगों को कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस जो आपने नोट्स बनाया उसको आप रिवाइज कर लीजिए कभी भी एग्जाम से पहले, तो वो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले जो पूरी वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, और सर्किट क्या होता है ना, सर्किट कैसे बनता है, इसका मतलब काम क्या है, यूज क्या है, ये समझेंगे। और उसके बाद जो मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये क्या होते हैं, इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, इन मटेरियल्स को क्यों किया गया, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, है ना, कौन कौन से ऐसे लिक्विड्स या सॉल्यूशंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, और फोर्थ टॉपिक होने वाला हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जब कहीं फ्लो करती है तो वो मटेरियल जिसमें वो फ्लो करती है उसको हीट करती है, तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये भी समझेंगे। और फिफ्थ टॉपिक होने वाला है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जब कहीं पर फ्लो करती है तो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं और जिससे ये केमिकल इफेक्ट्स आता है। कौन कौन से केमिकल इफेक्ट्स हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का होने वाला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया क्या क्या करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो सब लोगों को पता ही होगा, है ना। आजकल ऐसा मतलब बहुत कम लोग होंगे जहां जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, है ना। सारी चीजें, टीवी, फैन और एलईडी ट्यूबलाइट्स वगैरह सब इलेक्ट्रिसिटी से ही जलता है ना। उसी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हम लोग, तो उतना इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरीके का एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल फॉर लाइटिंग, है ना, लाइटिंग के लिए जरूरी होता है। पावरिंग अप्लायंसेस, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अप्लायंस हैं, वो सब किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस सिस्टम। अब आप लोगों ने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है रोड पे बहुत चलती हैं, है ना, तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है। और चार्ज कैसे होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होती। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ जो है हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और मतलब डिफरेंट तरीके की लाइफ हमको जीना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग समझ ही सकते हैं कितना जरूरी है हम लोगों के लिए, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसको समझिए। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, जिसको अब ये एनर्जी बनती कैसे है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज से जनरेट होती है। जब चार्जेस फ्लो करते हैं उसके फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, अब यहां पर चार्जेस की बात आई है तो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, चार्जेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो उसके फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग,
इलेक्ट्रिसिटी इज द काइंड ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड बाय अ फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो होने से बनती है ना। चार्ज पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? इंक्लूड पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो एटम का अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा एटम के बारे में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सुना होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब इसके बाद एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है, जो बनता है, वो बेसिकली किससे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी एक कंडक्टर में, किसी सर्किट में, तो उससे क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो फॉर्म होती है, जो बनती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। ओके, ठीक है। यहां पर देखिए बड़ा बड़ा सा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप लोगों को, नेगेटिव साइन, है ना। इससे क्या पता चल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा साइन होता है? नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आइए सर्किट के बारे में जानते हैं। सर्किट क्या होता है? कुछ चीजें मैं 7th का भी थोड़ा रिवाइज करता चलूंगा, उसकी जरूरत इसमें पड़ी होगी। थोड़ा बहुत आप लोग हो सकता है भूल गए हो, थोड़ा याद आ जाएगा। और 7th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये उन सबकी जरूरत इस चैप्टर में थोड़ा पड़ती है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराता चलूंगा। जैसे सर्किट का सेक्शन है, ये 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो सर्किट बेसिकली होता क्या है? एक सेटअप होता है। जैसे हमारे घरों में, रूम्स में, है ना, क्या होता है? स्विच लगा हुआ है। एक किसी स्विच को हम ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट जल जाती है, एलईडी लाइट जल जाती है, फैन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, टीवी ऑन हो जाता है ना। तो ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सर्किट बना हुआ है। जैसे लाइट के स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। तो जो ट्यूबलाइट है और स्विच के बीच में एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, और सर्किट का स्विच वहां पर बोर्ड में होता है। अब हम उसको जब ऑन करते हैं तो सर्किट जुड़ जाता है, और सर्किट कंप्लीट जब हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और लाइट जल जाती है। तो इसी तरीके से जितने भी अप्लायंसेस या फैन, टीवी वगैरह जो भी हमारे घरों में लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी या बोर्ड से कनेक्टेड है, तो वो एक सेटअप बनाया गया है जिसके थ्रू उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ये इसके सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। यहां पर एक सर्किट का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक, इसमें एक बैटरी जो एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है वो लगा है, और एक अप्लायंस, वो चाहे लैंप हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एक स्विच जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो हमारे रूम्स में ये तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर्स के थ्रू आती है ना, बैटरी तो लगी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, अगर बल्ब इस सर्किट से कनेक्टेड है तो यहां पर स्विच है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो यहां पर सर्किट क्या है? ओपन सर्किट है ना। स्विच को जब ऑन करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है ना, ये कनेक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और लैंप जल जाता है। यही एक सर्किट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, यही है, ये एक टाइप का सर्किट। ठीक है, अब जब हम सर्किट बनाते हैं तो कुछ चीजें उसको दिखाना पड़ता है। जैसे देखिए, इसको हमने बल्ब को ऐसे दिखा दिया, स्विच को हमने ऐसे दिखा दिया, बैटरी हमने ऐसे दिखा दी, है ना। एक सिंबल होता है उसको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का। तो सारे सिंबल्स यहां पर दिए हुए हैं। देखिए, जब हम दिखाते हैं कि किसी सर्किट में एक सेल लगा हुआ है, क्या सेल लगा हुआ, सॉरी, ठीक है, सेल लगा हुआ है, तो सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से। ये सेल है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर बैटरी है तो बैटरी क्या है? दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम जोड़ के क्या बनता है? एक बैटरी बनती है। तो बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। यहां पर एक ही लाइन है, बैटरी को हम कैसे करते हैं? इस तरीके से, है ना। ये बैटरी का सिंबल है। जहां पर बैटरी कनेक्टेड होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, बल्ब को हम ऐसे बना देते हैं सर्किट में,
और स्विच को ऐसे बनाते, देखिए ये ऑफ है क्योंकि ये सर्किट ओपन है, और जब हम ऑन करते हैं तो ये इस पे टच हो जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। और ये वायर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या है, ये वायर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सर्किट को बना सकते हैं और सर्किट में ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर एक आप लोगों को एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, ये 7th का टॉपिक है, याद रखिए, ठीक है। आगे चलिए, ठीक। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको कंडक्टर बोलते हैं या तो गुड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, है ना, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको पुअर कंडक्टर बोलते हैं या फिर इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही यहां पर आ गया टॉपिक, देखिए। और यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स मतलब जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड कैरी द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्ज, दिस मेक दम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जो मेटल्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, सारे मेटल्स कंडक्टर ही क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, ये याद रखिएगा, ये रीजन है इसका कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो कौन कौन से मेटल, देखिए स्पून है, ये मेटल का बना है, ये क्या है, देखा होगा आप लोगों ने, क्या है ये, गोल्ड, है ना। तो गोल्ड भी क्या है, मेटल है। और ये एक आयरन का पीस है ना, ये भी एक मेटल है। तो ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनसे कंडक्ट होगी, इजीली पास हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं या कंडक्ट करते हैं, और बेसिकली ये मेटल्स होते हैं, और इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है फ्लो करने के लिए, जो उस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है ना, पास करता है। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ठीक है। अब इंसुलेटर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। और क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो मूव करें, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, या पुअर कंडक्टर्स भी इनको बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए एग्जांपल है, ये टायर है, डायमंड है, प्लांट, बॉटल्स, जो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे इंसुलेटर्स हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक। यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं, मोस्ट नॉन मेटल्स मटेरियल्स कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, नॉट फ्री टू मूव, सो दे आर अनएबल टू कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, दिस मेक्स देम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए ये इंसुलेटर्स होते हैं। समझ में आ गया, एग्जांपल्स आप लोगों के सामने दिख रहा है, बहुत इजी है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। पूछ लेते हैं कभी कभी, इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, ओके। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप लोग बताइए, करता है, कमेंट में बताइए कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, सोचिए, कर सकता है। कुछ लिक्विड या जिनको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो कंडक्टर होते हैं, और कुछ नहीं होते। अब कौन कौन से लिक्विड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, अब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइए समझते हैं, ठीक।
तो पहले एक सर्किट बनाते हैं। ये देखिए एक सर्किट बना हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये बैटरी है या सेल है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, बताइए बैटरी है या सेल है? ये क्या है, एक सेल है, बैटरी नहीं है। बैटरी होता तो कई बार कई लाइनिंग बनी होती है ना। तो ये सेल है, ये इसमें हमने दो रॉड जोड़ दिया जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड होता क्या मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सर्किट में मैंने रॉड जोड़ दिए, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर के अंदर जो भी लिक्विड हमको चेक करना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है या नहीं, उसको हम यहां पर इस कंटेनर में लिक्विड को फिल कर लेंगे। और इस सर्किट में एक चीज लगी नहीं हुई है, मैं लगा देता हूं यहां पर। आप लोग यहां पर मान लीजिए एक लगा हुआ है क्या, एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। सिंबल है ना, सिंबल, ठीक है। तो एक बल्ब इस सर्किट में लगा हुआ है। तो यहां पर मैंने एक रॉड, दो रॉड लगा दिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से, और उसको एक कंटेनर में डाल दिया। और उसके अंदर जिस लिक्विड को चेक करना है उस लिक्विड को भरेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। और जब स्विच को ऑन करेंगे, अगर ये बल्ब जल जाता है, अगर बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। ये जो सर्किट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां से जो लिक्विड है, ये लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, तभी तो इसको कंप्लीट कर रही है ना। तो इस टेस्ट से हम बता सकते हैं कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। जिस लिक्विड से बल्ब जल जाता है वो क्या है, वो कंडक्टर है, लिक्विड को कंडक्ट कर रहा है। जिससे नहीं जलता वो क्या है, इंसुलेटर है या पुअर कंडक्टर उसको बोल सकते हैं, है ना, बैड कंडक्टर्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। तो एक बार इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए, जो लिखा हुआ है पढ़िए जरा। मैं चार्जर लगा दूं लैपटॉप में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। मोस्ट लिक्विड्स यूजुअली सॉल्यूशंस, ज्यादातर जो कंडक्टर्स होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्यों होते हैं अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट लिक्विड्स यूजुअली सॉल्यूशंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दैट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर या तो एसिड है या तो बेस है या कोई सॉल्ट डिसॉल्व है, ध्यान से सुनिए। ऐसे लिक्विड जिनके अंदर कोई एसिड है, कोई बेस है या तो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर उस लिक्विड में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ध्यान से सुनिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके पास जिनमें एसिड होता है या सॉल्ट होता है या बेस होता है या मिनरल्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे लेमन जूस है। लेमन जूस क्या है, इसके अंदर एसिड होता है इसीलिए ये कंडक्टर है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरीके का क्या है, बेस है ना, ये भी क्या है, कंडक्टर है। टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्यों, टैप वाटर जो किचन वगैरह में आता है ना, जिससे बर्तन वगैरह धुले जाते हैं, जो जिससे नहाया जाता है, बाथरूम में जो पानी आता है ना,
वो क्या है, वो टैप वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, ढेर सारे मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं और उसको गुड कंडक्टर बनाते हैं। लेकिन एक जो डिस्टिल वाटर होता है, एकदम प्योर वाटर, उसके अंदर कोई भी मिनरल नहीं है ना, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा? नहीं। डिस्टिल वाटर मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H2A के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कोई मिनरल्स डिसॉल्व नहीं है, एकदम प्योर वाटर है, एकदम प्योर, है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। वो क्या है, वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं या कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो टैप वाटर करता है, मिल्क करता है। ठीक है, मिल्क के अंदर भी क्या मिनरल्स होते हैं, एसिड होता है ना, और विनेगर भी करता है। ठीक, तो बेसिकली ऐसे एग्जाम में आप लोगों के आ जाएगा कि भाई ये लिक्विड कर रहा है कि नहीं, कंडक्टर है या नहीं, तो उसको आपको ध्यान से सोचना है कि क्या उसमें एसिड है, बेस है, या कोई सॉल्ट घुला हुआ है, डिसॉल्व है ना। तो अगर है तो बिल्कुल वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं है तो वो नहीं करेगा फिर। ठीक, समझ में आ गया? ये सारी चीजें अभी आगे और क्लियर होंगी, बस यहां पर जितना बताया गया है वो आप लोग समझिए कि जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और वो लिक्विड्स जो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कोई ना कोई सॉल्ट डिसॉल्व होता है, या एसिड होता है, या बेस होता है, वही लिक्विड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इस तरीके से, इस सेटअप से हम उसको चेक कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्लस क्या दिख रहा है, माइनस क्या दिख रहा है, ये सब क्या है, आयंस हैं, अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, इसको यहां पर आप कंफ्यूज मत होइए। समझ में आ गया? तो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, वो बता दिया आप लोगों को। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन आता है ये इसीलिए मैंने डाला है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में क्या, वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो क्या है, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। देखिए ये लिख के क्या बता रहे हैं, एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन और इन सॉल्यूशन। तो ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन फ्री मूविंग आयंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री मूविंग आयंस होते हैं विच आर अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? तो यहां पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, फ्री मूविंग आयंस विच आर अटैच्ड टू द सॉरी पॉजिटिवली नहीं है ये, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये ऑपोजिटिवली है। ठीक है, अपोजिटिवली मतलब जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, समझ में आया? तो इन्हीं फ्री मूविंग आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट होती है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है ना, इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, और ये इसका एक जो टर्मिनल है वो इधर है और दूसरा टर्मिनल इधर है, दोनों को कंटेनर में डाल दिया गया, इसमें लिक्विड डाल दिया गया, जैसे यहां पर एग्जांपल है लेमन जूस। अब जब हम यहां पर स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जल गया, बल्ब जल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस लिक्विड से पास हो रही है, तभी तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना। अब एक चीज यहां से ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, ये एक तरीके का सर्किट है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, सर्किट है। तो यहां पर आप लोग देखिए, क्या बल्ब जलेगा, क्या बल्ब जलेगा? नहीं, बल्ब को जलने के लिए
ये सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट को क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा, इससे जब अटैच्ड हो जाएगा, तब ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पर इस केस में देखिए, इसके जो दो टर्मिनल्स हैं वो तो अलग अलग है ना, ये लिक्विड के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। तो अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तभी तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? लेमन जूस के केस में अगर बल्ब जलता है तो लेमन जूस क्या है? गुड कंडक्टर है। इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड कैन बी टेस्टेड बाई टेस्टर। टेस्टर आर यूज्ड टू, अब ये क्या है? ये टेस्टर है। टेस्टर आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। ठीक है, ये एक तरीके का एक सेटअप है जो ये चेक करता है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है या कौन सा नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का एक समझ लीजिए प्रॉपर्टी है। किसी भी मटेरियल से या किसी भी मीडियम से, या मटेरियल आप समझिए, किसी भी मटेरियल से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है ना, तो उस मटेरियल को थोड़ा गर्म कर देता है। क्या कर देता है? गर्म, हीट प्रोड्यूस करता है ना। जैसे कोई वायर अगर हम ले लें, उस वायर को बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाए, उसके अंदर से करंट पास होने लगेगा, है ना, तो वायर हल्का सा गर्म हो जाता है, बहुत हल्का सा। ठीक है, अगर गुड कंडक्टर है तो बहुत हल्का सा गर्म, जैसे कॉपर वायर वगैरह होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो हीट कम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं वो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जिस मटेरियल से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो मटेरियल थोड़ा सा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। यही इसका क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही क्या है इसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो कुछ कुछ मटेरियल्स ज्यादा गर्म होते हैं, कुछ कुछ मटेरियल्स कम गर्म होते हैं। कौन से ज्यादा गर्म होते हैं? मैंने बता दिए, जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, और जो गुड कंडक्टर्स होते हैं जैसे कॉपर, ये बहुत कम गर्म होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इसमें आप लोग देखिए, अब ये जो बल्ब हमारा जलता है ना, बल्ब, ये इसका एप्लीकेशन है, ये इसी कंसेप्ट पे जलता है। ये जो बल्ब, ऐसे वाले बल्ब देखा है आप लोगों ने? देखे तो होंगे ही, है ना। तो ये जो बल्ब जलता है, ये कैसे जलता है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये बल्ब जलता है। ठीक है, तो पहले यहां समझ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, ये मैंने भी आप लोगों को बताया। हाँ, कोई समस्या नहीं? दिस इज रेफर्ड टू एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, द ग्लोइंग ऑफ बल्ब कॉज बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो बल्ब जलता है, ये कौन सा, किसका एप्लीकेशन यहां पर यूज हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट का ही। अब कैसे यूज हो रहा है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बल्ब के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो स्ट्रक्चर, ये बना होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बना होता है टंगस्टन मटेरियल का। टंगस्टन का, ठीक है। और टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा हीट होने लगता है ना, बहुत ज्यादा, इसका ये प्रॉपर्टी है। तो जब स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहां पास होती है, और ये टंगस्टन में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये टंगस्टन क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है, और इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि रेड हॉट होके ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, और लाइट जल जाती है और बल्ब जल जाता है। समझ में आ गया? तो यहां पर ये हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है। ठीक, और इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है टंगस्टन की, है ना। टंगस्टन की एक और प्रॉपर्टी है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस पिघल जाए, मेल्ट हो जाए,
है ना। अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो टूट के गिर जाएगा ना, तो बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा ना। लेकिन ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, फिर इतना ज्यादा कि ये रेड हॉट हो जाता है गर्म होके, फिर भी ये मेल्ट नहीं करता। ये इसकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हॉट होके और ग्लो करने लगता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? क्या यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं कोई और मटेरियल जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है? अगर मैंने यहां पर आयरन यूज कर लिया तो सोचिए क्या होगा। मान लीजिए मैंने उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, है ना, और वो गर्म भी होने लगा, रेड हॉट भी होने लगा, लेकिन क्या होगा उसके साथ? समस्या क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है, आयरन का हाई नहीं है। वो जैसे ही गर्म होगा वो मेल्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये टूट जाएगा सर्किट, लाइट नहीं जलेगी। इसीलिए यहां पर टंगस्टन का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और ये जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे रेड हॉट होके ग्लो करने लगता है। बस यही आप लोगों को समझना है, यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके थ्रू ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब बताइए किसको नहीं समझ में आया और किसको समझ में आ गया? प्लीज एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिए। ठीक है, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, 7th का कॉन्सेप्ट है, 7th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एलईडी। अब ये एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? तो अभी हमने लास्ट पीछे हमने क्या पढ़ा? हमने यहां पर क्या पढ़ा? यहां पर ये क्या है, एक टेस्टर बनाया हमने, है ना। टेस्टर क्या चेक कर सकता है? बल्ब जल जाता है, इससे पता चल जाता है कि ये भाई यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं हम लोग वो लिक्विड कंडक्टर है या नहीं। ठीक है, लेकिन उस केस में क्या होगा सोचिए जरा। उस केस में जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास तो हो रही है लेकिन बहुत कम पास हो रही है ना, बहुत कम पास हो रही है, तो उस केस में ये वाला बल्ब जो होता है ये बल्ब जलता नहीं है। कम इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे ये बल्ब जलता नहीं है ना। इसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है ना। तो उस केस में हम नहीं चेक कर सकते कि वो कंडक्टर है या नहीं है ना। थोड़ा बहुत कंडक्ट तो कर रहा है, तो उस केस में हम यूज करते हैं एलईडी लाइट्स का। किसका यूज करते हैं? एलईडी लाइट्स का। तो वीक एलईडी लाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वीक करंट से भी ये जल जाता है, और वीक करंट भी अगर पास हो रहा है तो हमको बता देता है भाई इस मटेरियल में पास तो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन वीक हो रहा है, वो भी यहां पर डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एलईडी लाइट है। इसमें जो बड़ा सा टर्मिनल है ये क्या है? ये पॉजिटिव है, और ये जो छोटा वाला है ये निगेटिव है। क्वेश्चन आता है इसलिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन आता है कि बड़ा वाला जो टर्मिनल है वो उसके पास कौन सा चार्ज होता है, कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये याद रखना ये। ठीक है ना, ओके ठीक है। तो बेसिकली एलईडी यूज किया जाता है कम वीक करंट्स को भी आइडेंटिफाई करने में, कि करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, उसको भी ये एलईडी क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है और ये जल जाता है, पता चले। क्योंकि इसके जलने के लिए बहुत कम पावर चाहिए होती है, कम पावर में भी ये ग्लो करता है। ठीक, देखिए एलईडी बल्ब्स आर मोर सुटेबल फॉर टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, एज एलईडी बल्ब कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ even small amount of electric current. Detect the flow of even small amount of electric current. तो बेसिकली कंडक्टर्स में क्या किया जाता है यूज? एलईडी को, क्योंकि ये वीक करंट्स को भी क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका फुल फॉर्म है एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया, अब यहां पर आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, वो मटेरियल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है थोड़ा सा।
डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, ज्यादा गर्म हो गया थोड़ा गर्म होगा, बता दिया था मैंने। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल से पास होती है तो अपने आस सराउंडिंग में वो क्या करती है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर देती है ना, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं। उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मतलब उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स है तो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा या अट्रैक्ट होगा या जो भी होगा, मतलब डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर देखिए, अब हम कंडक्टर्स में या हम सर्किट में बल्ब की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ये कंपास भी यूज कर सकते हैं, है ना, कंपास यूज कर सकते हैं, जिसकी नीडल क्या होती है, वो मैग्नेटिक होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक होती है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां पर जब किसी भी मटेरियल से या किसी भी मेटल से, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो मैग्नेट को क्या करती है, प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है मैग्नेट के ऊपर। तो अब जब यहां पर मैंने इसको एक सॉल्यूशन ले लिया जिसको मुझे चेक करना था, इसमें भर दिया, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इस वायर जो लगी हुई है, ये जो वायर यहां पर देखिए ये लपेट रखे हैं ना कंपास के ऊपर, तो ये वायर्स में थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट आने से इसके अंदर, कंपास के अंदर जो नीडल होती है वो कैसी होती है, मैग्नेटिक, और वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी, हिलेगी मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, जिससे पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ही वो डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट मतलब ये है जैसे ही करंट ऑन किया, है ना, तो जैसे ही करंट पास होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, और मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, ये ऐसे हिलेगी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। इससे जैसे ही ये डिफ्लेक्शन होगा पता चल जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस लिक्विड में, कंडक्टर है। ठीक है, तो ये है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसी के बेस पे जैसे क्या, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट नियर ए वायर, करंट फ्लोज थ्रू द वायर, द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ठीक है, सो वी कैन यूज अ मैग्नेटिक कंपास instead of torch, bulb or LED in the circuit. The magnetic needle gets deflected even if a weak current flows in the circuit. ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये भी वीक करंट को आइडेंटिफाई कर लेती है ना, हल्का सा भी इफेक्ट अगर आएगा, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही हिली पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसका मतलब ये जो लिक्विड लिया गया है या कोई मटेरियल लिया गया है वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो बल्ब हमने पढ़ लिया, बल्ब यूज होता है टेस्टर में, बल्ब की जगह एलईडी यूज होता है क्योंकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी में भी जलता है, वीक इलेक्ट्रिसिटी में। और इसी तरीके से कंपास भी यूज होता है, मैग्नेटिक कंपास, जो क्या करता है, वो भी वीक इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट कर लेता है ना। समझ में आ गया? तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमारे 8th के इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो आ गया है ना। इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आ गया है क्या, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये यहां पर भी एक सर्किट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, सर्किट बना हुआ है ना। तो इसमें इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर या कोई भी लिक्विड भर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसी भी लिक्विड में या सॉल्यूशन में, है ना, तो उस सॉल्यूशन में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। वो केमिकल रिएक्शंस में उस लिक्विड का कलर चेंज हो सकता है या उसमें से बबल्स निकल सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो यही केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं लिक्विड में, वही क्या कहलाती हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही केमिकल इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है वो पता चलता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट दैट कॉज केमिकल चेंज। ठीक है, तो जब हम किसी सॉल्यूशन में या किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं
है ना, पास करते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो जो केमिकल चेंज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि यहां पर क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज बिकॉज केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सॉल्यूशन। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो सॉल्यूशंस के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंज आता है, जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, और सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था, विलियम निकोलसन ने सबसे पहले ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व किया था। वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन? विलियम निकोलसन। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये नाम, तो इंपॉर्टेंट, ये क्या इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कॉज, अब ये केमिकल इफेक्ट क्या क्या कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई केमिकल रिएक्शंस, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो क्या क्या उस केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा, है ना, कैसे पता चलेगा? या तो उसके अंदर कोई गैस बबल्स बनने लगे इलेक्ट्रोड्स के पास, ठीक है, या क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगे, ठीक है, और चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो केमिकल इफेक्ट में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, कि भाई यहां पर इलेक्ट्रोड्स के पास कोई ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है ना, दो इलेक्ट्रोड्स है ना, इन पे कोई मेटल का डिपोजिशन हो सकता है ना, और यहां पर इस लिक्विड से या किसी इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स निकल सकते हैं, किसी गैस के, कोई गैस केमिकल रिएक्शन हुई, कोई प्रोडक्ट बना, उसमें गैस निकलने लगी, ये भी हो सकता है ना, और इस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब क्या है, केमिकल चेंज हैं। और केमिकल चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, केमिकल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होने लग रही है, जिसकी वजह से ये केमिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल चेंज आता है, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, जब हम किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं, उस रिएक्शंस की वजह से कुछ केमिकल इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, मैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ डिपोजिशन हो जाएगा किसी मेटल का, है ना, या तो बबल्स वगैरह निकलने लगेंगी किसी गैसेस के, ये सारे केमिकल चेंज हैं या केमिकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। यहां तक समझ में आ गया आपको केमिकल इफेक्ट होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। या तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में वो एक सर्किट देखा होगा जिसमें पोटैटो लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, पोटैटो लगा हुआ है एक इलेक्ट्रोड पे, तो पोटैटो का कलर कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है। तो ग्रीन क्यों हो गया, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, केमिकल चेंज आ गया, तो वो क्या बोलेंगे, उसको केमिकल इफेक्ट बोलेंगे वहां पर, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, है ना, जैसे हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन पढ़ा ना हमने, बल्ब जलता है, पढ़ा ना, ऐसे ही केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं इसके, तो क्या क्या है देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है, ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन भी किसकी वजह से होता है, इस एप्लीकेशन को यूज करके किया जाता है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट से। और मेटल का जो प्यूरिफिकेशन है ये भी इसी एप्लीकेशन से किया जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, या डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स को ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसका एक एप्लीकेशन है, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही से आते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हैं, मैं एक बार और बता देता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स
एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहां पर हमको समझना था कि केमिकल इफेक्ट होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया, आगे चलिए। ठीक, अब इलेक्ट्रोड क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। बेसिकली जब हम कोई सॉल्यूशन या कोई मटेरियल चेक करते हैं तो हम टर्मिनल्स को, इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये सब क्या है, ये जो सर्किट बना हुआ है ये एक तरीके के कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ये मेटेलिक मटेरियल से बना हुआ है या कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम किसी की कंडक्टिविटी को चेक करना होता है या वो नॉन मेटल भी है तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, और इस तरीके से दो मेटेलिक रॉड नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए जाते हैं और ये इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, एन इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यूज टू मेक कॉन्टैक्ट विद नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ द सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं। बेसिकली कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर कॉन्टैक्ट विद अ नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ द सर्किट। तो यहां पर देखिए जो सॉल्यूशन है वो मेटल तो नहीं है ना, तो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस को सर्किट से जोड़ने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोड, जो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। और ये क्या होते हैं, ये रॉड होते हैं एक तरीके के, और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है। तो जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ गया, ओके। और जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला ये मैंने बता दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप लोग याद रखिएगा। इसको बोला जाता है, जिसके पास ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव चार्ज का होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जो होता है नेगेटिव चार्ज का उसको बोलते हैं कैथोड। याद रखिएगा, दूसरी बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है ना कभी कभी। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सर्किट में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल को सर्किट से जोड़ने के लिए। जैसे ये लिक्विड क्या है, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली सबसे पहले हमको समझना क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर का हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है बताइए, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है तो प्लीज बताइए, आप लोग कमेंट में करके मुझे बताइए क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड अगर इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टर है, तो उसके अंदर सॉल्ट होंगे, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो जब ये सॉल्ट जो होते हैं, ये एसिड जो होते हैं या बेस जो होते हैं, ये जब अपने आयंस में टूट जाते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को उसमें पास किया जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन में पास किया जाता है, तो उसके जो सॉल्ट्स हैं या एसिड बेस हैं वो अपने आयंस में जब टूट जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है जब वो अपने आयंस में टूट जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो अब हम यहां पर एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसका, हम लोग वाटर का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ये सर्किट दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बना देता हूं इसको, है ना, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूं ये। ठीक है,
ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बैटरी है। ठीक है, अब दिख रहा है सही? ठीक है, तो बेसिकली अब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो हमने वाटर कंटेनर में ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, वाटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं जैसे ही, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को इस लिक्विड में या वाटर में पास करते हैं, तो वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? H2O। क्या होता है? H2O। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है तो ये H2O जो है टूट जाता है आयंस में। किसमें टूट जाता है? आयंस में। कौन कौन से आयंस बनते हैं? H+ और बनता है OH-, H+ और OH-। तो ये आयंस में जब टूट जाते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल्स, है ना, वो आयंस, ये क्या हो रहा है, अपने आयंस में टूट रहा है। और वाटर की बात हो रही है तो मतलब वाटर के जो आयंस है वो टूट रहे हैं, वाटर के जो मटेरियल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है अपने आयंस में, है ना, समझ में आ गया? तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये यहां पर कोई भी मटेरियल हो सकता है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर ऑक्सीजन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर ऑक्सीजन गैस bubbles are produced at the electrode connected to the positive terminal of the battery and the hydrogen gas bubbles are produced at the electrode connected to the negative terminal of the battery। ठीक है, क्या लिखा है, क्या मैंने पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? ठीक है, तो जब इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये आयंस में तो टूटते हैं, जब इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है तो कभी कभी उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होते हैं, इसमें दो टाइप की गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैसेस? H2 और O2, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक। तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव आयन को कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज को, और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। तो आप लोग बताइए, अगर हाइड्रोजन बन रहा है तो वो कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ? है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ? सोचिए, पढ़ा है ना हमने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ये तो पढ़ा है ना। तो जो पॉजिटिव है, जो हाइड्रोजन है वो जाए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये जाएगा कहां? नेगेटिव की तरफ, यहां पर। और जो ऑक्सीजन है वो जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो वो जाएगा कहां पर? कौन से रॉड पे? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर ऑक्सीजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है कहां पर? पॉजिटिव टर्मिनल के पास, यहां तक ये लिखा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस कहां पर प्रोड्यूस होती है? नेगेटिव टर्मिनल के पास। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर में तो उसमें क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शन से कभी कभी H2O टूट जाता है अपने आयंस में, और कभी कभी किसी कंडीशन में उसमें गैसेस भी बनती हैं, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, और इस तरीके से वो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके बबल्स, है ना। अगर किसी गैस का बबल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या जिसको हम लोग एनोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड के पास कोई गैस की बबल्स बन रही है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो हाइड्रोजन गैस है। और एनोड के पास किसी गैस की बबल बन रही है तो वो समझ लेना चाहिए कि क्या है वो, यहाँ पर वो क्या है? ऑक्सीजन गैस है। समझ में आ गया?
यही बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। इसमें आप लोग सिंपल ये समझिएगा कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो उसमें जो उसका मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक कर जाता है आयंस में, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये टॉपिक हमारा जो है सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इसको सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें, एक किसी मटेरियल, एक किसी मेटल की लेयर किसी दूसरे मेटल पे चढ़ाना और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चढ़ाना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आया? एक किसी मटेरियल की लेयर, एक किसी मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना, डिपॉजिट करना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, यही मैंने समझा, यही लिखा भी है, देखिए। द प्रोसेस बाय विच अ लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड, अ लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर अनदर मेटल बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, द काइंड ऑफ मेटल दैट इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड आर गोल्ड, सिल्वर, टिन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम। ठीक है, बेसिकली जिन मेटल को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, किसी मेटल के ऊपर लेयर बनाते हैं या डिपॉजिट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, टिन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम। अब इन सारे मेटल्स में आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कॉमन? बताइए। ये मेटल क्या है? ये मेटल बहुत महंगे मिलते हैं, है ना, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे कोई मटेरियल, आप लोगों ने वो देखे होंगे जो नकली ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, है ना, जिसपे क्या करी जाती है, सिर्फ ऊपर से लेयरिंग कर दी जाती है गोल्ड कलर की, है ना। बेसिकली वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता है, लेकिन आउटर लेयरिंग कर दी जाती है उस पर गोल्ड की। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है ना। तो वो जो ज्वेलरीज होती हैं वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, फिर सिर्फ जिस पे लेयरिंग होती है गोल्ड की, है ना। जो प्योरली गोल्ड का बना हुआ है वो तो बहुत महंगी ज्वेलरी आती है ना। इसीलिए ऐसे ही कुछ मटेरियल्स को जहाँ पर ज़रूरत होती है उसके ऊपर लेयरिंग कर दी जाती है, और अगर ये लेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, है ना। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है ये मैंने बता दिया आपको, कि कॉस्ट बचाने के लिए, है ना। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम जो आप लोगों ने साइकिल वगैरह देखा होगा, बाइसिकल्स जो हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं ना, जो चमकते हैं वाइट कलर के, है ना, हैंडल्स, तो उस पर क्या, वो चमकते क्यों हैं? उसके ऊपर क्या होती है? क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, वो हैंडल जो बेसिकली वो है तो आयरन का, लेकिन ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है जो बहुत ज्यादा शाइन करती है और आयरन को रस्ट होने भी नहीं दे सकती, रस्ट होने से भी रोकती है ना। अब बताइए, क्रोमियम की अगर साइकिल बनाई जाए तो कितनी महंगी मिलेगी, है कि नहीं? उसकी कॉस्ट जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगी, तो नहीं बना सकते ना। इसीलिए उसकी लेयरिंग करते हैं कॉस्ट को बचाने के लिए, और थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है वो। समझ में आया? तो लेयरिंग क्यों की जाती है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस एंड वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है समझ में आ गया आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए देखते हैं आगे क्या है। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के मेथड्स क्या है ना, कैसे होती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बेसिकली सबसे पहले चाहिए होता है एक सर्किट बनाया होता है ना। सर्किट में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड से क्या एनोड होता है, कैथोड होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। और उसका एक पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है जिसके थ्रू वो क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। आइए देखते हैं क्या है वो सेटअप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, तो यहां से आप लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा सीरियस होके और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके देखिए। ठीक,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये क्या है, ये किसका एप्लीकेशन है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टू गेट द कोटिंग ऑफ डिफरेंट मेटल द फॉलोइंग इज द प्रोसेस। तो इसमें एक दूसरे मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है वो यहां पर दिया हुआ है, 3 पॉइंट में समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस पूरे प्रोसेस में जो सर्किट बनता है उसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो डिफरेंट मेटल्स के बने होने चाहिए, डिफरेंट मेटल्स के बने होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। द मेटल ऑन विच कोटिंग इज टू बी डन शुड बी यूज्ड एज कैथोड while the metal to be deposited should be यहां पर लिख देते हैं used as एनोड, ठीक है। समझ में आया, मतलब जिसके ऊपर लेयरिंग करनी है, जिसके ऊपर एक लेयर बनानी जिस मेटल के ऊपर, उसको हमेशा हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और जिस चीज की लेयरिंग करनी होती है उसको हम जोड़ते हैं किस पे, द मेटल ऑन विच कोटिंग इज टू बी डन शुड बी यूज्ड एज ए कैथोड। तो जिसपे, हाँ मैंने सही बताया था, जिसपे लेयरिंग करनी होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ते हैं, और जिससे लेयरिंग करनी होती है उसको जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, या उसको एनोड बना देते हैं, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा जब मैं इस प्रोसेस को पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी कोटेड। और जो सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए, जिस मेटल की कोटिंग करनी है ना उसी का सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक। 3 पॉइंट हमको याद रखना है, 3 पॉइंट हमको याद रखना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इसमें क्या होने लेना है, 2 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स लेने हैं डिफरेंट मेटल्स के, और जिसके ऊपर लेयरिंग करनी है उस इलेक्ट्रोड को रखेंगे नेगेटिव टर्मिनल पे, और जिसकी लेयरिंग करनी है जिस मेटल की उसको रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे वो भी लेंगे किसका, जिस मेटल की लेयरिंग करनी है उसी का सॉल्यूशन भी लेंगे। समझ में आ गया, ये 3 चीजें यहां पर समझनी थी, समझ में आ गया, आगे आए, ठीक है। तो ये पूरा यहां पर जो प्रोसेस है ये समझिए, ठीक है। जैसे देखिए अब यहां पर क्या है, ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है, पूरा सेटअप है। तो यहां पर क्या करना है, हमको एक स्पून दिया हुआ है, मेटेलिक स्पून, इसके ऊपर हमको कॉपर की लेयर चढ़ानी है। क्या करनी है, कॉपर की लेयर चढ़ानी है, ठीक है। अब ये देखिए जिसके ऊपर चढ़ानी है उसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, और ये बन गया क्या, ये बन गया कैथोड। ये क्या बन गया, कैथोड बन गया, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और जिसकी लेयरिंग करनी है, जिस मेटल की लेयरिंग करनी है उसको जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये बन जाएगा क्या, एनोड। इतना समझ में आ गया, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिस पे प्लेटिंग करनी है वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, जिसकी प्लेटिंग करनी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। यही वहां पर दूसरा वाला पॉइंट था, ठीक। और थर्ड पॉइंट जो था, जो सॉल्यूशन लेना है हमको, ये जो सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो भी किसका लेंगे, वो किसका सॉल्यूशन लेंगे, जिसकी प्लेटिंग करनी है, कॉपर की प्लेटिंग करनी है ना स्पून के ऊपर, तो कॉपर का सॉल्यूशन भी लेंगे, कॉपर सल्फेट। यहां पर देखिए क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, समझ में आ गया, ठीक है, कोई समस्या, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई, क्या क्या मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गलत लिख देते हैं, तो ये आता है हमेशा 3 मार्कर 4 मार्कर में, तो गलत हो जाता है, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं। बस इतना 2 चीजें ध्यान रखनी है,
जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और वो बन जाएगा कैथोड, और जिसकी प्लेटिंग करनी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, वो बन जाएगा एनोड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। और सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे जिसकी प्लेटिंग करनी है उसी का सॉल्यूशन भी ले लेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन लिया गया है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसके अंदर कॉपर है। ओके, ये सेटअप आप लोगों को समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं हो रही है ना? चलिए अब क्या करते हैं, यहां स्विच लगा हुआ है, स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होने लगेगा, पास होने लगेगा ना। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पर क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहां पर क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल इफेक्ट होगा, है ना, केमिकल रिएक्शंस होंगी, और जिसकी वजह से जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो कॉपर सल्फेट है वो टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट टूट जाता है, कॉपर प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। ठीक है, ठीक, या हाँ ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं तो वो टूट जाता है किस पे? कॉपर प्लस प्लस में, और सल्फेट या सल्फेट माइनस माइनस में, आयंस बन जाते हैं, है ना। और आगे आगे क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा? यहां पर आयंस आ गए ना, यहां पर देखिए कॉपर आयन, और यहां पर क्या है? सल्फेट आयंस, ढेर सारे आ गए, ढेर सारे। ठीक है, ढेर सारे कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन इस लिक्विड के अंदर आ जाएंगे, है ना। यही क्या है? यही इलेक्ट्रोलिसिस है। अभी वाटर हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, अब यहां पर किसका हो रहा है? कॉपर सल्फेट का। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये कॉपर सल्फेट आयंस में टूट जाता है इस तरीके से। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो कॉपर आयन है उसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए आप लोग कि ये डबल चार्ज कैसे, डबल प्लस आ गया माइनस चार्ज, नहीं। इसको आप लोग सिर्फ इतना समझिए, ये आगे की चीजें हैं। इस पे सिर्फ आप लोग इतना समझिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और सल्फेट के पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये आयंस में टूट गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई यहां पर कॉपर सल्फेट की। तो अब आप लोग बताइए, कॉपर के पास चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है ना। तो कहां पर जाएगा वो? ये कॉपर प्लेट के पास जाएगा या स्पून के पास जाएगा, है ना। डिफरेंट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। तो जो पॉजिटिव आयन है वो किसके पास जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये स्पून, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कैथोड, क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जितने भी कॉपर हैं, जितने भी कॉपर हैं वो कहां जाएंगे? सब ये स्पून पे जाके चिपकने लगेंगे, स्पून पे जाके चिपकने लगेंगे। कॉपर 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 कॉपर, ठीक है। और स्पून पे एक लेयर सा बना देंगे। समझ में आ गया? स्पून के आउटर सरफेस पे क्या है? एक लेयर बना देंगे, किसकी? कॉपर की। समझ में आ गया? और यहां पर, अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो गई, है ना। सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो गई ना। सल्फेट ज्यादा हो गया, जो नेगेटिव आयन है वो ज्यादा हो गए, कॉपर कम हो गया ना। तो जब नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव आयन को कहीं से खींचने की कोशिश करेंगे, कहीं से चाहिए उनको। तो वो पॉजिटिव आयन कहां से आता है? फिर ये जो कॉपर प्लेट है ना, कॉपर प्लेट से ढेर सारे कॉपर आयंस निकलने लगते हैं और सॉल्यूशन में चले जाते हैं। समझ में आया? जिन कॉपर्स की यहां पर कमी हुई वो कॉपर्स कहां से आते हैं? कॉपर प्लेट से यहां से सॉल्यूशन में आते हैं और कॉपर में जो कमी हुई वो उसकी कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस चलता रहता है लगभग 15 से 20 मिनट में। ये जो है इसके ऊपर, एक स्पून के ऊपर एक
कॉपर की लेयर बन जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक, समझ में आ गया? बहुत आप लोग ईमानदारी से बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट करिए। ठीक, और कोई समस्या है तो बताइए मुझे। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है वो मैंने बता दी आप लोगों को, और इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ एसिड वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसमें ऐड कर दिया है ना, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो ये क्या कर देता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये क्या है, एसिड है और इसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट फ्लो होने लगेगी और इलेक्ट्रिक प्लेटिंग की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग। ओके, कोई समस्या है इसमें तो बताइए, मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। कुछ होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर उसका भी कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट मैं आप लोग एक बार रिवाइज कर देता हूं। ठीक, देखिए यहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक सर्किट का सेटअप करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे उस मटेरियल को लेते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल पे वो मटेरियल लेते हैं जिसकी प्लेटिंग करनी होती है। ठीक, और जो सॉल्यूशन लेते हैं वो भी उस मटेरियल का होता है जो जिसकी प्लेटिंग करनी होती है, कॉपर सल्फेट ले लिया हमने। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें तो इसका जो कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रोलाइट, वो आयंस में टूट जाता है और कॉपर क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल से जाके चिपकने लगता है, एक लेयर बना लेता है और जो कॉपर की कमी हुई वो कॉपर प्लेट से निकल के सॉल्यूशन में जाने लगती है। तो वही कुछ देर बाद देखेंगे कि ये जो है, ये जो कॉपर रॉड है ये थोड़ी पतली हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर से कॉपर निकल गया है, और ये जो स्पून दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है कॉपर की, और ये थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, लेयर बन जाएगी तो मोटा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहां कहां यूज होता है ये ज्यादा, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते, मतलब कुछ जो मैंने बताया, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब क्या है, ये सब महंगे मेटल्स हैं, महंगे मटेरियल्स हैं। तो इनका पूरा पूरा तो सामान नहीं बनाया जा सकता है, बहुत महंगा हो जाएगा वो सामान। इसीलिए सिर्फ इनकी आउटर लेयरिंग कर दी जाती है किसी आयरन के मटेरियल पे या किसी दूसरे सस्ते मटेरियल के ऊपर, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, है ना, और देखने में अच्छा भी लगे। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होती है। देखिए जैसे कहां कहां यूज होती है, देख लेते हैं। पहला, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। तो ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं सिल्वर और गोल्ड की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर, सस्ते मेटल्स के ऊपर सिल्वर और गोल्ड की लेयर करा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ठीक, वहां पर होती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, है ना, वो बेसिकली जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो जिस मटेरियल से बने होते हैं, है ना, मान लीजिए आयरन से बना हुआ है या किसी और मटेरियल, सस्ते मटेरियल से बना हुआ है, तो ये क्या है, ये मतलब इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, है ना, सर्जरी वगैरह में वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर एक लेयरिंग की जाती है गोल्ड की या प्लेटिनम की, जिससे वो क्या हो जाए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए और ये जल्दी रिएक्ट ना कर पाए, जहां पर भी इसको यूज किया जाता है उससे वहां पर रिएक्शन ना कर पाए ये, है ना। आप लोग देखिए जिंक और प्लेटिनम वगैरह की रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है बहुत। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर दूसरा हमने समझ लिया कहां पर यूज होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, थर्ड देखिए, टिन कैंस यूज टू स्टोर फूड आर मेड ऑफ आयरन कोटेड विद जिंक, है ना। अब जो टिन कैंस होते हैं, है ना, जो टिन कैंस होते हैं जिसमें खाने पीने वाली सामान पैक होके बिकती है मार्केट में, दिखता है ना आप लोगों को, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो जो टिन होता है,
बेसिकली वो किसका बना होता है, वो आयरन का बना होता है। आयरन फूड से रिएक्ट करके फूड को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है ना। इसीलिए क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए उसके ऊपर एक जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है केन्स के ऊपर, और वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, और जब हम खाने वाली चीजें उसमें स्टोर करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं होता है खाने से और उसको खराब नहीं करता है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमिना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। फोर्थ देखिए, आयरन इज यूज्ड टू ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन के ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, ठीक है। However, iron tends to corrode and rust, so coating of zinc deposited on the iron to protect it from the corrosion and the formation of the rust. ठीक है, जितने भी ब्रिज होते हैं या जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं बेसिकली किसके बनते हैं, आयरन के बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मतलब मजबूत होता है काफी और थोड़ा सस्ता भी होता है, इसीलिए उससे बनते हैं। लेकिन आयरन क्या करता है, कोरोड कर जाता है, उस पर क्या जंग लग जाती है, खराब होने लगता है ना, जंग की वजह से वो वीक होने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आयरन मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर एक जिंक वगैरह की लेयरिंग कर दी जाती है जो उसको कोरोड होने से बचाता है, उस पर जंग नहीं लगता, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन मटेरियल्स की जाती है। समझ में आया। अब आप लोगों ने ये देखिए, ये व्हील वगैरह है ना, ये व्हीकल के पहिए का व्हील है, तो बेसिकली बना होता है आयरन का, लेकिन ये इतना शाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्रोमियम की या जिंक वगैरह की लेयर लगा दी जाती है जिससे वो शाइन करता है और वो खराब भी नहीं होता, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। फिफ्थ देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स शाइनी अपीयरेंस क्रोमियम प्लेटिंग इज यूज्ड फॉर व्हीकल पार्ट्स, है ना, ये मैंने आप लोग बता दिया कि क्रोमियम पेटल जो क्रोमियम की प्लेटिंग होती है व्हीकल के पार्ट्स पे यूज होती है जिससे उसकी शाइनिंग बनी रहे, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहे, है ना। क्रोमियम का तो नहीं बन सकता ना हैंडल या पूरा व्हीकल, अगर क्रोमियम का बनने लगे तो क्रोमियम इतना महंगा आता है कि मतलब उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट देखिए, bridges and various parts of automobiles are made up of iron and are coated with the zinc and prevent rust। यही वाला पॉइंट है, ये कौन सा रिपीट हो गया, फोर्थ वाला, ठीक है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूजेस इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर आयरन वगैरह या टिन वगैरह यूज होते हैं या किसी भी ऐसे मटेरियल जहां जिसके ऊपर इसकी लेयरिंग करनी होती है वहां पर ये यूज होता है, और ये क्या करता है, एक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोरोजन से जंग नहीं लगता, और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा के रखता है। इसमें शाइनिंग ज्यादा होती है कुछ मटेरियल्स में, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस हो गए, ठीक। कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है तो फिर ये चैप्टर भी अब नहीं रहा, था चैप्टर लेकिन अब नहीं रहा, खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आज हम लोगों ने खत्म कर लिया, एक ही पार्ट में इसको खत्म किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इसके नोट्स वगैरह भी बनाते चलिए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कभी भी आपको रिवाइज करना होगा, उस नोट के थ्रू आप जो नोट्स बनाएंगे उसके थ्रू आप 5 से 10 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करके दोबारा से ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आप लोग आपने पढ़ा है उस चैप्टर को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये रही बात। और दूसरी बात, एक जो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो अब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों को कर देना चाहिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें करिए, और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं फिर एक नए और अच्छे एक और बड़ी बेहतरीन चैप्टर के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।